आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय कैप्टन साहब, गहलोत साहब, ठाकरे जी, सोरेन साहब, बहुत सही समय में आपने ये बैठक की है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और लगातार इन समस्याओं को अब पार्टी उठाती भी रही है और आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में इस मुद्दे को आपने उठाया है और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक कि जीएसटी का मामला है, हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोगों को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो खबरें छन के आ रही है वो बहुत ही डरावना है। वो इस मामले में कि यदि 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। दूसरा जो इशू है जिसके बारे में सोरेन जी ने जो बातें कही कि जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो ये तो बहुत भयावह है कि यदि कोई उद्योग लग जाए और उसके बाद वो सारे कानून का नियम का पालन करेंगे। तो मुझे एक घटना याद आ रही है। जमुना किनारे एक मंदिर बना था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि कानून के हिसाब से तो गलत बना है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया, 150-200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, तो इसलिए इसको हटाया जाना तो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से बात आएगी यदि जो कानून बना है, पेशा कानून बना है, पर्यावरण कानून बना है और उसको पालन किए बिना यदि उद्योग लग जाए और लगने के बाद यदि वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो आखिर में फिर हम न्यायालय भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लग गया है, इसको हटाया जाना राष्ट्रीय क्षति होगी। तो ये जो कानून आया है वो बिल्कुल ही गलत है और जो EIA जो ड्राफ्ट है उसका हम लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरा जो कृषि के मामले में जो मंडी का जो मुद्दा है जिसे कैप्टन साहब ने विरोध किया था और हम लोग भी भारत सरकार को एक पत्र लिखे हैं कि यदि इसको कोई भी मंडी में कहीं भी जाके बेचा जा सकता है और राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार छीन जाएगा तो राज्यों को जहां राजस्व की कमी होगी वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 80% जो कृषक हैं वो मार्जिनल फार्मर है और वो कहीं पंजाब में जाके या राजस्थान में या महाराष्ट्र में बेचने जाएंगे नहीं, उसको तो यहीं से मंडी में बेचना है। तो उसका लाभ केवल व्यापारियों को, बिचौलियों को होगा, छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके मैं आवश्यकता नहीं समझता, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तीसरा जो शिक्षा नीति के बारे में सभी लोगों ने बात कही, अभी परीक्षा के मामले में तत्कालिक मुद्दे पे सभी मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वहां तो जाना चाहिए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो नीति लाए हैं उसमें पहले कक्षा 1 से
5 तक के प्राइमरी का था, उसके पहले 2 क्लास और 3 क्लास और जोड़ दिए हैं, जो आंगनबाड़ी उसको भी कर दिए हैं। तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी को यदि क्लास उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती, मान लो 30,000 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी। और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है, उसकी स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर में करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो आदिवासी अंचल है वो बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी फिर ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है और पूरा सेंट्रलाइज करने की बात कही जा रही है। तो फिर जो हम अपने प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहते, शिक्षा में जोड़ना चाहते थे, हम अपने प्रदेश में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नीति जो बनाए हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और कही जाती है, जैसे अब अभी हमारे यहाँ जो आर्ट सब्जेक्ट ले तो उसे बीएच डिग्री मिलती है, जो साइंस ले वो बीएससी की डिग्री मिलती है। लेकिन भारत सरकार अब जो नीति लाई है उसमें ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। अभी की स्थिति ये है कि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उसे बहुत मुश्किल से भर पाए हैं। सुदूर अंचलों में तो वो उन विषयों के टीचर भी नहीं मिल पाते। ऐसे में जब अलग अलग सब्जेक्ट के एक साथ एक कोई भी जो स्टूडेंट है यदि एक वो अलग अलग विषयों को ले लेंगे, साइंस के भी और आर्ट के भी और कॉमर्स के भी, तो फिर इतने सारे शिक्षकों की भर्ती करना, उसको उपलब्ध कराना, ये तो बहुत ही खर्चीला होगा। लेकिन भारत सरकार इसमें वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी इसके बारे में मौन है, जो इस विषय में भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी सोरेन साहब ने जो कोल ब्लॉक के बारे में जो बात कही है, और पूरे देश में जो स्थिति है वो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे सेल का हो, जितने भी इंडस्ट्री हैं सबका निजीकरण कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति बनी है, जो 70 साल में हमारी सरकारों ने जो विभिन्न संस्थान सार्वजनिक उपक्रम बनाए हैं उसको लगातार बेचते जा रहे हैं। तो अब जो आवश्यकता है वो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसे बेचा जा रहा है और एक एक करके बेचते जा रहे हैं और हम राज्य के लोग चुपचाप बैठे देखते रहे हैं। कहीं कहीं विरोध हो रहा है, केरल की विधानसभा में पारित हो रहा है, कहीं और विधानसभा में पारित हो रहा है। इससे हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में पिछले समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे यहाँ बालकों को बेच दिया गया, एल्युमिनियम प्लांट था। अभी जो नगरनार में जो स्टील प्लांट अभी बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में उसे जारी कर दिया गया, उसमें रखा गया है। हम लोगों ने इसमें विरोध में पत्र लिखा है कि इसे निजी हाथों में न बेचा जाए, लेकिन यदि ये बेचा जाता है तो हम लोग विरोध करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी राज्यों के बिकने के कगार पे हैं। बहुत सारे राज्यों में निजी हाथों में चला गया है, बहुत सारे राज्यों में जाने वाले हैं। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन है इसको हम लोगों को लेके लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कोल ब्लॉक की नीलामी, पिछले दिनों कोल मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोयला का खदान है और हमारे पास भी एक कोयला खदान नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। तो बोलते हैं कि जो नीलामी होगी उसमें आप भी ले लीजिए, तो वो हमारे ही खदान है, हम ही खरीदें। ये बात अजीब सी है। सुरेश जी, ऐसे हुआ था ना, तो ये पूरे जंगलों को उजाड़ के यदि इस प्रकार से किया जाएगा और निजी हाथों में बेचा जाएगा, उनका कहना है कि 50 साल में कोयले के रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, तब तक के दूसरे कोई चीजें आ जाएगी। लेकिन आज जैसे हम भले रॉकेट के युग में आ गए हैं, लेकिन बैलगाड़ी समाप्त नहीं हुआ। यदि हम कितना भी दूसरे पावर के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन कोयला आधारित जो पावर है उसकी महत्ता कभी कम होने वाली नहीं है, उसकी उपयोगिता बनी रहेगी। तो इस समय
हम लोगों को इस मामले में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। झूठ बोलते हैं, उनको लगता है बाकी सब लोग मूर्ख हैं, वही एक समझदार है। स्थिति यही है जापान में कि जो जितने आप भी न्यूक्लियर पावर है सर, जापान में जितने जी भी न्यूक्लियर ये सब पावर बनते हैं वो सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, मालूम है? जी ऐसा ऐसा नहीं है, ये लोग बेवकूफ बना करके ये चोरी कर मतलब डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो जीएसटी के मामले में मैं तो फिर से कहूंगा कि यदि आप नहीं दे सकते तो राज्यों को फिर से वो अधिकार देना चाहिए। जो औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम जो उत्पादन के जो पॉइंट है उसमें हमको टैक्स लगाने की अनुमति मिलना चाहिए। यदि भारत सरकार नहीं कर सकती तो वो अधिकार हम लोगों को वापस दिया जाना चाहिए। अभी प्रजातांत्रिक मूल्यों की जहां तक बात है, सभी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री जितने भी आईटी है, सीबीआई है, ईडी है, इसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको महसूस कर रहे हैं, उस दबाव को। लेकिन इस मामले इस लड़ाई में अशोक गहलोत जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि 1 महीने से लंबे समय तक के वो लड़ाई लड़े भी और सफल भी हुए और उन्हें पटकनी देने में सफलता मिली। इस कारण से मैं अशोक जी को बहुत बधाई देता हूं, कि उनके सूझबूझ को भी बधाई देता हूं कि वो जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटक में सफल हुए लेकिन राजस्थान में वो परास्त हुए हैं। तो वो जो जो अवैधानिक कृत्य कर रहे थे उसको रोकने में उसके अशोक जी को सफलता मिली, उनके साथियों को सफलता मिली। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि बहुत सारे विषय आ सर चुके हैं। बघेल सर, बघेल जी सर, एक निवेदन है आपका, उस पर क्या राय है? जो ये नया टैक्सेशन सिस्टम लाए हैं फेयरलेस, और ये जो नए अभी कल परसों इन्होंने घोषणा किया है कि अब जो टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम जो नए तरीके से इन लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। कल इसमें तो चर्चा होगी ना, कल तो बुलाए जीएसटी मिनिस्टर को हाँ, और इसमें उसमें भी कल झोल, स्पष्ट होगा। इसमें भी गड़बड़ी है। इनका कहना है कि अब कंप्यूटर के द्वारा लोगों का, ये ऑफिसर लोग का चयन होगा। अरे ये तो ह्यूमन बीइंग ऑपरेटेड सिस्टम है, उसमें कभी बड़े लोगों का नाम ही नहीं आएगा, सारे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापारी लोग इसमें फंसेंगे। और इनका बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये है कि अपने बड़े बड़े सहयोगियों को बैंकों का फायदा और टैक्सेशन का चोरी कराने का एक रास्ता ये लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, जो बैंक इंदिरा जी के समय में आम जनता के लिए खोला गया है, अब वो बैंक धीरे धीरे खत्म भी होते जा रहे हैं। बैंकों में डकैतियां भी हो रही है और बैंक है वो केवल बड़े लोगों के लिए ही रह जाएगा, ये ये तो स्थिति झूठ है। हो जाएगा तो सर, ये इसमें तो बहुत हम दिक्कत। सबको, गरीबों को तो कोई लोन मिलता हमारे यहाँ नहीं तो है। बैंक को वो भी बंद हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे इशू हैं, आर्थिक जो मुद्दे हैं उसके तरफ से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। और हम लोगों को आर्थिक मुद्दों को लेकर, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, इन सब के मुद्दों पर व्यापक रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाते हुए हम लोगों को काम करने होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैडम, आपने समय दिया और सुझाव लिए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।